आनंदम। मेरे दिव्य योगियों, आज के इस योगाभ्यास में हम देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे द लोटस पोज अर्थात पद्मासन। योग साधना में अग्रसर होने वाले योगी के जो मुख्य ध्यान के आसन है, प्रेयर के आसन है, जिसमें पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, ध्यानासन, सुखासन, वज्रासन और भद्रासन का समावेश होता है। इन सभी आसनों में से आज पद्मासन का अभ्यास हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पद्मासन की टेक्निक, पद्मासन कैसे किया जाता है। जैसे किसी को भी हम कहे कि आप पद्मासन बनाइए तो सबसे पहले वो ऐसे कर देगा। नहीं, पद्मासन इस तरह से नहीं बनाना है। पद्मासन आपको बनाना है 5 स्टेप में, 5 स्टेप में, इस तरह से। सबसे पहले अपने लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए, ये फर्स्ट स्टेप। दूसरा, अब तीसरे स्टेप में आपको अपने लेफ्ट लेग को नीचे से इस तरह से पकड़ना है। ऐसे कभी नहीं पकड़ना है, इस तरह से पकड़ना है और उसको राइट थाई के मूल में उसको जमा देना है। इस घुटन को पूरी तरह से जमीन के साथ टच कर दीजिए। इसके बाद अपने इस दाहिने पैर को उठाकर लेफ्ट थाई के मूल में उसको रख देना है। ये हो गया आपका पद्मासन। दोनों घुटने नीचे जमीन के साथ, आपकी योगा मैट के साथ सटीक रहना चाहिए। दोनों हाथों को कैसे रखेंगे? दोनों हाथों से गणान मुद्रा बनाकर घुटने पर रख दीजिए। ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये पार्ट घुटने पर आपको रखना है। ये लोटस पोज की कंप्लीट पोजीशन है। आंखें बंद करके आप आज्ञा चक्र पर ध्यान रख सकते हैं। अब लोटस पोज में आप दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा में भी रख सकते हैं, नाभि की बाजू में, और ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटने पर रख सकते हैं। हमें अब देखना है पद्मासन के अंदर कॉमन फोल्ड। कॉमन फोल्ड क्या रह सकते हैं? जब भी कोई पद्मासन का अभ्यास करते हैं तो शुरुआत में 3-4 कॉमन फोल्ड रह ही जाते हैं। वो कॉमन फोल्ड क्या है उसको थोड़ा समझिए। तो पहला कॉमन फोल्ड कि ये जो दोनों घुटने हैं, इसमें एक घुटना ऐसे ऊपर की ओर रह जाएगा, तो ये नहीं रहना चाहिए। कोई भी घुटना ऊपर रहेगा, ये नहीं रहना चाहिए। दोनों घुटने जमीन के साथ सटे हुए रहने चाहिए। एक दूसरा, बॉडी इस तरह से एकदम बेंड रहेगा, ऐसा नहीं रखना है आपको, और इस तरह से भी नहीं रखना है आपको। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह से आप पद्मासन में बैठेंगे थोड़ी लेजीनेस आएगी, विल पावर डाउन होगा। तो इस तरह से भी आपको नहीं रखना है, इससे थोड़ा अहंकार बढ़ेगा, हाइपरटेंशन आएगा। आपको आपकी रीढ़ को सिर्फ सीधा रखना है, इस तरह से, और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने पर या फिर अंजलि मुद्रा में नाभि की बाजू में रखना है। कभी कभार ऐसा होता है कि बॉडी एक तरफ से इस तरफ से झुक जाता है, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है कि ये जो पैर है बराबर है, ये पूरी तरह से ऊपर की ओर नहीं आते हैं और इस तरह से रह जाते हैं, नहीं, ऐसे भी नहीं रहना चाहिए। ये पद्मासन के कुछ कॉमन फॉल्ट है, बॉडी स्टीफ होने की वजह से ये सब होते हैं। तो पद्मासन करने से पहले कुछ योग की जो सपोर्टिव सपलिंग एक्सरसाइज है वो भी कर लेना चाहिए। तो करोड़रज्जु को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अपने दोनों आंखों के बीच भ्रुकुटी मध्य में तिलक स्थान पर आज्ञा चक्र है, उस पर आप
ध्यान रख सकते हैं, ध्यान वहां पे लगा सकते हैं पद्मासन में। तो ये पद्मासन की टेक्निक और पद्मासन के कॉमन फोल्ड को हमने देखा। जब पद्मासन के अंदर प्रभुत्व आ जाता है तो सबसे पहली बात तो यह होती है कि बिना हाथ लगाए आप पद्मासन करने में सफल हो जाएंगे। इस तरह से एक ये होगा। दूसरी बात ये होगी कि पद्मासन पूरी तरह से जमीन के साथ लग जाएगा, कहीं से भी अगर आप हाथ डालना चाहेंगे फिर भी नहीं जाएगा, एक भी पार्ट ऊपर नहीं होगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात, जब पद्मासन में प्रभुत्व आ जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा और ऐसी इच्छा होगी कि और पद्मासन में बैठे, और पद्मासन में बैठे, बैठे ही रहिए। ये एक अंदर से एक बहुत रिलैक्सेशन की एक अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो जब पद्मासन में प्रभुत्व आ जाएगा तो आपको ऐसा महसूस होगा। अब हमें देखना है पद्मासन के कुछ प्रमुख लाभ, एडवांटेजेस को। वैसे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे पद्मासन से क्या क्या लाभ होते हैं वो सब दिए हैं, आप जरूर वो देखना। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि पद्मासन के लिए ऐसा कहा गया है, इदम पद्मासनम प्रोक्तम सर्वव्याधि विनाशनम दुर्लभम येन केनापि धिम्मता लभते भूइ। इदम पद्मासनम प्रोक्तम सर्वव्याधि विनाशनम, ऐसा कहा है कि ये जो पद्मासन है वो सभी रोगों के लिए बहुत उपयोगी है, सभी रोगों को अच्छा करने के लिए बहुत उपयोगी है। सर्व व्याधि विनाशनम, सभी रोगों को ठीक करता है, अर्थात जो भी रोग हो अगर कोई पद्मासन करता है तो वो ये पद्मासन उसमें लाभदायक होगा। अब हमको ऐसा लगता है कि इसमें ऐसा तो कुछ किया नहीं हमने कि एक पैर को यहां रख दिया, दूसरे पैर को हमने यहां रख दिया, दोनों हाथों को यहां बीच में रख दिया, इसमें ऐसा तो क्या हो गया कि ये आसन, ये पद्मासन सभी रोगों को अच्छा करता है, सभी रोगों में उपयोगी है। इस बात को थोड़ा समझना जरूरी है। जैसे आयुर्वेद विज्ञान का मत है कि शरीर में जो भी रोग आते हैं, जो भी रुग्णता आती है, उसके अंतिम कारण है हमारे जो त्रिदोष है, वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोषों में कहीं ना कहीं अगर विकृति आती है तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। उससे भी आगे जाके, उससे भी गहनता से योग विज्ञान ये कहता है कि शरीर में जो भी रोग आते हैं उसका कारण ये है कि हमारे शरीर में जो प्राण तत्व को सर्कुलेट करने वाली 72,000 जो नाड़ियां है, कॉस्मिक एनर्जी को सर्कुलेट करने वाली जो चैनल्स है, उनमें कहीं भी अगर डिस्टर्बेंस आता है तो शरीर के किसी भी अंग में रुग्णता आएगी, कोई भी प्रकार का डिसऑर्डर आएगा। तो जब भी हम पद्मासन बनाते हैं तो उस वक्त हमारे प्राणवाहक जो नाड़ियों की सर्किट है वो इस तरह से बन जाती है कि शरीर के सभी कोशों में एक समुचित प्रमाण में प्राण का प्रवाह पहुंचना शुरू हो जाता है। तो ये एक जबरदस्त इम्यूनिटी देता है हमको और कॉस्मिक एनर्जी बहुत सुनियंत्रित करता है और इसलिए ये सभी रोगों में बहुत उपयोगी है। दूसरी बात, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वस्थता के लिए जितने भी बैरियर्स है उसको ये पद्मासन हटा देता है और योग साधक को पूर्णतया स्वस्थ बना देता है। दूसरा जो उसका बहुत अच्छा लाभ है वो ये कि पद्मासन का अभ्यास करने से सहज रूप से हमारी जो ब्रह्म नाड़ी है, मध्य नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, वो अपने आप चालू हो जाती है। इसलिए कि जब भी पद्मासन में हम बैठ जाते हैं ज्ञान मुद्रा में या अंजलि मुद्रा में, तो हमारी जो सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, वो दोनों सम्यक रूप से बैलेंस से चालू हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है। उसी वक्त
हमारा जो प्राण का प्रवाह है वो मध्य नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी, सुषुम्ना से प्रवाहित होना शुरू हो जाता है और साधक वर्तमान में आ जाता है बिल्कुल। तो उस वक्त ध्यान में प्रवेश एकदम सहज हो जाता है। तो कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, कार्य कुशलता भी बढ़ती है, याद शक्ति भी बढ़ती है और ध्यान में प्रवेश एकदम सहज हो जाता है पद्मासन से। तीसरा जो उसका सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ है वो ये है कि पद्मासन में सहजता से मूलाधार चक्र है, जो हमारे शरीर के 7 आध्यात्मिक शक्ति चक्र है, उसमें बेसिक जो एनर्जी का चक्र है वो मूलाधार चक्र सबसे नीचे गुदा स्थान पर होते हैं। वो मूलाधार चक्र सहजता से एक्टिवेट हो जाता है। तो जो मूलाधार स्थित कुंडलिनी शक्ति है वो सहजता से जागृत होती है और यही उपयुक्त है कि कुंडलिनी शक्ति सहजता से अभ्यास से जागृत हो। किसी भी प्रकार पात्रता के बिना, पात्रता के पहले अगर कोई साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है तो ये उसको नुकसान ही देगा। तो पद्मासन के अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति सहजता से समुचित रूप से जागृत होती है। वो कैसे मालूम पड़ेगा कि साधक का मूलाधार चक्र एक्टिवेट हुआ है, शक्ति की जागृति हुई है? तो सबसे पहली बात तो ये कि मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने के जो लक्षण है वो ये है कि साधक के अंदर कुछ खास प्रकार की कुशलता ये आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि उसका पब्लिक स्पीकिंग है, उसकी वाणी विकास है वो बढ़ जाएगा, उसकी कार्य दक्षता है वो बढ़ जाएगी, उसकी कॉन्शियसनेस है वो बढ़ेगी। तो ऐसे बहुत से लक्षण है जिसे साधक खुद को ये मालूम हो जाएगा कि उसके मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट हुआ है, उसकी शक्ति जो है वो जागृत होना शुरू हो गई है। तो ये पद्मासन के बहुत अहम लाभ, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ है, ये हमने देखे। और वैसे तो पद्मासन के बहुत से लाभ है, वो मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसको भी जरा पढ़ना और पद्मासन का अभ्यास भी नियमित रूप से आप जरूर करना। पद्मासन के लिए और भी कुछ मार्गदर्शन है वो भी आपको मिलते रहेंगे। ओम